हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिविल सेंट्रिक। लास्ट सेशन तक हमने क्या बात किया था? लास्ट सेशन में हमने बात किया था कि किस तरीके से इंपैक्ट लोडिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, किस तरीके से उसके क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं, राइट? सो आज के सेशन में बेटा वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि हमने कहां तक देखा, तो लास्ट सेशंस में हमने हमारे लोड का क्लासिफिकेशन किया था और इस लोड के क्लासिफिकेशन को करने के बाद हमने ये डेड लोड की बात कर ली थी, हमने ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की बात कर ली थी जो ओवरऑल स्टैटिक लोड है। ठीक है, सो अगर किसी बॉडी पे स्टैटिक लोड लगता है तो स्टैटिक लोड लगने से हमारा क्या स्ट्रेस आता है, क्या डिफॉर्मेशन होता है, ये सारी बातें हम कर चुके हैं और हम सीख चुके हैं। ठीक है, स्टैटिक लोड के बाद हमने देखा था कि अगर इंपैक्ट लोड हो तो किस तरीके से इंपैक्ट लोड की कंडीशन में हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं, हम डिफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और किस तरीके से हम इसे रिलेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्टैटिक स्ट्रेस। ठीक है, तो स्टैटिक केस के साथ इंपैक्ट के केस को किस तरीके से रिलेट किया जा सकता है, ये बात भी हमने लास्ट सेशन में की थी और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आई थी। तो अगर हम इस लोड की बातों में आगे बढ़े तो नेक्स्ट लोड आता है हमारा फटीग लोड। नेक्स्ट लोड बेटा क्या है हमारा? नेक्स्ट लोड है हमारा फटीग लोड। तो थोड़ी सी बात फटीग लोड की करेंगे, हम इसकी न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं करेंगे। क्यों न्यूमेरिकल एनालिसिस नहीं करेंगे सर? क्योंकि सिविल के सिलेबस में ये बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता, जस्ट एक मेंशन है इसके बारे में। लेकिन क्योंकि अब हम लोड्स को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, लोड्स को लेकर के चल रहे हैं, तो जरूरी है कि हर लोड के बारे में हमें जानकारी हो। ठीक है, सो फटीग लोड बेसिकली क्या होते हैं? ठीक है, अगर मैं बात करूं फटीग लोड, इसे कभी कभी फ्लक्चुएटिंग लोड भी कहा जाता है और कभी कभी साइक्लिक लोड भी कहा जाता है। ओके, कभी कभी साइक्लिक लोड भी कहा जाता है, राइट? सो किस तरीके से हम एक फटीग लोड को या साइक्लिक लोड को डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, तो क्या डेफिनेशन है? सो व्हेन, कैसे कर सकते हैं? व्हेन द लोड चेंजेस इन मैग्नीट्यूड, जब हमारा लोड में मैग्नीट्यूड में चेंज होता है, और डायरेक्शन, when the load changes in magnitude और डायरेक्शन और बोथ, या फिर दोनों में ही चेंज हो जाए, एंड is applied repeatedly मतलब अपने आप को रिपीट करता है रिपीटेटिवली, किसके रिस्पेक्ट में? विद टाइम। ठीक है, तो ऐसे लोड्स को हम फटीग लोड के नाम से जानते हैं। सो बेटा अगर एक बॉडी बनाऊं तो लेट्स सपोज कि ये हमारी एक बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी के ऊपर लोड कभी लग रहा है P, कभी लग रहा है P/2। मतलब क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना? मान लीजिए एक बॉडी है जिसके ऊपर हमारा जो लोड है वो क्या लग रहा है बेटा? कभी P लग रहा है, कभी -P लग रहा है। ठीक है, +P और -P। नॉर्मली हम प्लस को टेंसाइल बोलते हैं और माइनस को कंप्रेसिव बोलते हैं। हम साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है बेटा कि अगर हमारी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अगर हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज कर रहा हो, मतलब कभी +P लग रहा है, कभी -P/2 लग रहा है। मतलब देखिए, पहली कंडीशन में केवल मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, दूसरी कंडीशन में केवल डायरेक्शन चेंज हो रही है, और तीसरी कंडीशन में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो रहे हैं। और ये जो काम हो रहा है ये रिपीट कर रहा है। ये काम जो हो रहा है वो क्या कर रहा है? रिपीटेटिव है, मतलब एक तरीके से साइक्लिक है, अपने आप को रिपीट करता है, अपने आप को रिपीट करता है। मतलब यहां पे मान लीजिए किसी बॉडी के ऊपर लोड अपने आप को रिपीट कर रहा है, लोड अपने आप को रिपीट कर रहा है,
तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं स्ट्रेस को प्लॉट करूं तो सर स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया। अगर हम सिंपल एक्सियल लोड्स को देख रहे हैं तो फोर्स अपॉन एरिया। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस की अगर हम बात करें, सेकंड केस की बात करते हैं, किसी भी केस की बात कर सकते हैं, तो एक बार प्लस पी लग रहा है, एक बार प्लस पी लग रहा है, यानी एक बार हमारी स्ट्रेस क्या आती है? लेट्स सपोज इट इज सिग्मा मैक्स। वैसे ये मैक्सिमम मिनिमम प्लस माइनस से मतलब नहीं होता, हमको एक मैक्सिमम बोलना है, एक मिनिमम बोलना है। तो इसको अपन प्लस पी अपॉन ए बोल सकते हैं। एक मिनिमम है यानी हम इसे माइनस पी अपॉन ए बोल सकते हैं। और ये बात अपने आप को रिपीट कर रही है, मतलब अगर मैं इस स्ट्रेस को टाइम के रिस्पेक्ट में प्लॉट करूं तो ये कुछ कैसा जुगाड़ है? कुछ इस तरीके का जुगाड़ है, और ये अपने आप को रिपीट करते जा रहा है बहुत समय तक, राइट? तो यहां पे क्या आ रहा है बेटा? ये आ रहा है हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस। ये क्या आ रहा है बेटा? ये क्या आ रहा है? ये हमारा मिनिमम स्ट्रेस। ठीक है, ठीक है। तो बेटा जब हमारी कोई बॉडी के ऊपर फ्लक्चुएटिंग लोड या फटीग लोड लग रहा है तो स्ट्रेसेस क्या करती हैं? चेंज करती है बिटवीन मैक्सिमम टू मिनिमम, बिटवीन मैक्सिमम टू मिनिमम। जैसे मान लीजिए हमारा केस क्या था, जहां पे P और P/2 लग रहा था, तो P और P/2 लग रहा था तो सिग्मा मैक्स क्या लग रहा था? P अपॉन ए, क्योंकि मैक्सिमम लोड क्या है? वो P है। और सिग्मा मिन क्या लग रहा था? सिग्मा मिन हमारा लग रहा था P अपॉन 2a, P अपॉन 2a, राइट? तो अगर मैं इसकी स्ट्रेस साइकिल बनाऊं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं इसे प्लॉट करने की कोशिश करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं इसे प्लॉट करने की कोशिश करूं तो ये जुगाड़ कैसा है भाई? ये जुगाड़ कैसा है? तो दोनों ही पॉजिटिव में है, तो स्ट्रेस साइकिल कैसे बन जाएगी? कुछ इस तरीके से बन जाएगी, और ये अपने आप को साइकिल रिपीट करेगी, राइट? सो जो फटीग लोड होते हैं, ठीक है, उसमें जो साइकिल चलती है वो अपने आप को रिपीट करती रहती है। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? गेटिंग माय पॉइंट? और फटीग लोड की वजह से किसी बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेसेस होती हैं वो चेंज करती हैं, और क्योंकि हम सॉन्ग डिजाइन के लिए पढ़ते हैं, हमारा मतलब मैक्सिमम और मिनिमम से रहता है, ठीक है। अब इसके आगे देखिए क्या है कि इस लोड की पूरी एनालिसिस है, ठीक है, जो हमारे सिविल के सिलेबस में नहीं है, तो हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर मैं थोड़ी सी आपको एक बात बताऊं, अब इसके आगे जब आप इसकी एनालिसिस करते हो तो जैसे हमारी सिविल इंजीनियरिंग में हम ज्यादातर स्टैटिक लोड्स के ऊपर फोकस रखते हैं, तो हम थ्योरी ऑफ फेलियर से डिजाइन करते हैं, आगे समय आएगा हम बात करेंगे। और जब यहां पे बात करते हैं, ठीक है, तो यहां पे आगे चल करके अपन सोडरबर्ग प्रिंसिपल, गुडमैन प्रिंसिपल, गर्बर प्रिंसिपल, ये सारे प्रिंसिपल लगा करके फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस की एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो सॉन्ग के पार्ट में हम इसकी एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन बस लेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। तो सर और इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन हो सकती है? तो जब हमने लोड की बात की थी तो एक था स्टैटिक लोड, अगर आपको याद हो, ग्रेजुअल लोड, है ना। अगर ये हाथ किसी के गाल पर ऐसा जा रहा है तो वो क्या है? ग्रेजुअल लोड। इम्पैक्ट क्या था? एक थप्पड़ ऐसा, एक ऐसा, है ना, ये क्या है? इम्पैक्ट है। तो सर फटीग क्या है? फटीग है थप्पड़ पे थप्पड़, मतलब समझ लो, एक थप्पड़ मारा तो वो इम्पैक्ट है, और थप्पड़ पे थप्पड़ मारते गए तो वो क्या है? वो है हमारा फटीग लोड, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने स्टैटिक लोड देखा, हमने इम्पैक्ट देखा, अभी अपन फटीग देख रहे हैं, ठीक है, इन तीनों लोड्स में सबसे खतरनाक लोड कौन सा लगता है? तो आप कहोगे कि सर ये तो सबसे अच्छा है ना, ये खतरनाक है, और इससे ज्यादा खतरनाक ये है कि लगातार हमको इस तरीके से लोड मिल रहा है। गेटिंग माय पॉइंट बेटा? गेटिंग माय पॉइंट? तो हमारे लोडिंग की दुनिया में जो फटीग लोड होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं, ठीक है। और इसके डेंजरस होने के कई रीजंस हैं, मैं थोड़े रीजंस को यहां पे मेंशन करता हूं, क्योंकि कभी कभी थोड़ी मोड़ी थ्योरेटिकल बात यहां से सिविल इंजीनियरिंग में भी कर ली जाती है। तो सबसे पहली बात है कि when subjected to fatigue loading, जब कोई कंपोनेंट फटीग लोडिंग पे सब्जेक्टेड होता है, when subjected to fatigue loading, a component starts to fail at a stress value much lower than yield strength.
ओके, एंड ऑब्वियसली अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जब भाई यील्ड स्ट्रेंथ से पहले फेलियर हो रहा है तो जाहिर सी बात है अल्टीमेट से भी पहले हो रहा है, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। सो क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि जब किसी बॉडी के ऊपर फटीग टाइप ऑफ लोडिंग आती है, ठीक है, तो उसका फेलियर जो होता है वो यील्ड स्ट्रेंथ से कम स्ट्रेस वैल्यू पे बिगिन हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब एक सवाल, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? भाई अगर जैसे मान लीजिए स्टील की बात कर रहे थे, तो स्टील हमने लास्ट सेशंस में देखा था कि इसकी यील्ड स्ट्रेंथ 250 मेगापास्कल होती है, यानी स्टैटिक स्ट्रेस 250 मेगापास्कल तक इसमें आए तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, 250 मेगापास्कल से कम आए तो अपन मान सकते हैं कि अपन सेफ है, राइट। लेकिन यहां पे फटीग लोडिंग के केस में जो हमारी स्ट्रेंथ वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, यानी जो हमारी फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस इसमें आ सकती है, ठीक है, वो हमारी कम आ सकती है। तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है? आप कहोगे ऑब्वियसली बुरी बात है। भाई देखो, हम इंजीनियरों का मैं हमेशा कहता हूं कि लेने वाली चीजें ज्यादा लेनी है, तो स्ट्रेंथ क्या है जो हमें मिलती है, तो स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी वजह से स्ट्रेंथ कम हो रही है तो डेफिनेटली ये बुरी बात है। ठीक है, ठीक है, इससे क्या इंप्लीकेशन है? अगर भाई हमारी किसी बॉडी के ऊपर फटीग लोड लग रहा है, तो अगर स्टैटिक लोड मान लीजिए 100 किलो न्यूटन लग सकता है, तो फटीग लोड 100 किलो न्यूटन नहीं लग पाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसलिए ये एक बुरी बात है। तो जब हम कहते हैं कि कंपोनेंट स्टार्ट्स टू फेल एट अ स्ट्रेस वैल्यू मच लोअर देन द यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, तो इस स्ट्रेस वैल्यू को अपन कहते हैं, इसका नाम अपन कहते हैं इंड्योरेंस स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं बेटा? हम इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इंड्योरेंस स्ट्रेंथ। ठीक है, इंड्योरेंस स्ट्रेंथ। तो क्या होती है जी ये इंड्योरेंस स्ट्रेंथ? क्या होती है ये इंड्योरेंस स्ट्रेंथ? और इसको अपन ऐसा दिखाएंगे, SE से दिखाएंगे, SE से दिखाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारी इंड्योरेंस स्ट्रेंथ होती है, जो हमारी इंड्योरेंस स्ट्रेंथ होती है, इज अ stress value, it's a stress value above which a component may fail in finite number of cycles, अरे सर ये क्या बोला है जी? ये फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स क्या जुगाड़ है? ठीक है, तो बेटा इसीलिए मैंने बोला था स्टार्ट्स टू फेल। ठीक है, स्टार्ट्स टू फेल। देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ी सी एक बात करते हैं जरा। अभी इसको डेफिनेशन को और बेटर वे में समझ में आएगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि जरा हम एक कर्व समझें। ठीक है, तो जब भी हम स्ट्रेंथ निकालते हैं किसी चीज की, जैसे अगर अपन यील्ड स्ट्रेंथ की बात करें, तो यील्ड स्ट्रेंथ अपन कैसे निकालते हैं? यील्ड स्ट्रेंथ के लिए निकालने के लिए हम मटेरियल टेस्टिंग करते हैं, टेंसाइल टेस्ट करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का यूज करते हैं, और हम सबने जरूर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व देखा होगा। ठीक है, हम सब इस बात को समझते हैं कि तो सर क्या हम 100 में नहीं देने वाले, समय आएगा वो भी देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ये सब कुछ ऐसी बातें हैं जो कहीं पे नोटेड नहीं है, मतलब रैंडम पार्ट है। जैसे फटीग लोड के बारे में कभी रैंडमली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो अभी अपन उसको कवर कर रहे हैं। और हमारा सीक्वेंस क्या चल रहा है? अपन लोड से लोड पे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको ऐसे नहीं पढ़ रहे कि पहला चैप्टर तो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, सर ने आता लिखा ही नहीं सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का टॉपिक, तो वो भी लिखेंगे। ठीक है, लेकिन हमारा पैटर्न क्या चल रहा है? हम लोड से पकड़ के चल रहे हैं सॉन्ग को। ठीक है, ठीक है, तो चलिए, तो ये जो है हमारा जिस तरीके से हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है, जहां से हमें यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलती है, उसी प्रकार से हमारे को अगर फटीग स्ट्रेंथ या इंड्योरेंस स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो हमें मिलता है SN कर्व। हमें देखना होता है माय डियर SN कर्व। ठीक है, मतलब स्ट्रेस वर्सेस नंबर ऑफ साइकिल कर्व्स, स्ट्रेस वर्सेस नंबर ऑफ साइकिल कर्व। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वाला बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आपको इतनी जरूरत नहीं होती है इसकी। तो अगर मैं इस कर्व को बनाऊं, तो जैसे एक स्टैंडर्ड हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना दो, तो आप में से कई लोग कहेंगे सर अपन को रटा हुआ है और ये कुछ ऐसा ऐसा जाके ऐसा बन जाता है, राइट? गेटिंग माई पॉइंट? तो हमारा ये होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्टील का। उसी तरीके से जैसे हमको स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व याद होता है, उसी तरीके से ये भी एक स्टैंडर्ड कर्व है। और ये जो मैंने बनाया बेटा, ये मैंने बनाया है स्टील के लिए।
किसके लिए बनाया बेटा? ये मैंने स्टील के लिए बनाया। अब आप देखिए यहाँ पे, इससे आपको इस हमारी इंड्योरेंस स्ट्रेंथ की डेफिनेशन भी समझ में आएगी। तो बेटा ये जो है ना, जहां से ये कर्व एक तरीके से फ्लैटन हो रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इंड्योरेंस स्ट्रेंथ। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इंड्योरेंस स्ट्रेंथ। आप समझेंगे बात को जरा, आप समझते हैं जरा बात को। अब देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए कि हम यहां पे हैं कहीं, ठीक है, अपन यहां पे कहीं है, यानी हम इंड्योरेंस स्ट्रेंथ के ऊपर है, यानी हम इंड्योरेंस स्ट्रेंथ के ऊपर है। तो इंड्योरेंस स्ट्रेंथ के ऊपर लेट्स कॉल इट सिग्मा 1। तो हमारा जो स्ट्रेस इस समय, जो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस आ रही है, जो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस आ रही है, जो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस आ रही है, वो हमारी एसी के ऊपर है, हमारी इंड्योरेंस स्ट्रेंथ के ऊपर है। तो अगर हम इसके ऊपर है तो देखिए इधर क्या है? नंबर ऑफ साइकिल। मतलब क्या है कि हमारा फेलियर जो है वो N1 साइकिल पे हो जाएगा। हमारा जो फेलियर है वो कितनी साइकिल पे हो जाएगा? हमारा फेलियर जो है वो N1 साइकिल में होने वाला है। गेटिंग माई पॉइंट बेटा? ठीक है, मतलब इसकी बात क्या है? जैसे मान लीजिए कि स्टील की एक बॉडी के ऊपर अपन स्टैटिक लोड लगा रहे हैं, ठीक है, और हम लोड बढ़ाते गए, एक समय जाकर के हमारी जो इंड्यूस स्ट्रेस थी, वो पहुंच गई यील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। तो जैसे ही हमारी स्टैटिक स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर पहुंची, वैसे ही क्या हुआ? उस बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो गए। ठीक है, आपको दिखने लगा कि लो यार परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, फेल हो गया, तुरंत एक बात आपको पता चल गई। ठीक है, मान लीजिए आप अल्टीमेट स्ट्रेंथ के ऊपर चले गए तो तुरंत नेक फॉर्मेशन हो गया, ब्रेक हो गया, आपको पता चल गया कि अच्छा भाई ऐसा कुछ मामला हो गया। यहां पे थोड़ा मामला डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है? मान लीजिए कि आपने साइकिल शुरू की, मान लीजिए आपने रोटेशन शुरू की, तो ये जो एन है ना, यहाँ पे एस एन कर्व में एन हमारा आरपीएम नहीं है, ये हमारा याद रखिएगा नंबर ऑफ साइकिल्स है। कई बार लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल्स की कितनी स्ट्रेस साइकिल हमारी रिपीट हुई है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक रोटेशन में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। वैसे ऐसा हर बार होता नहीं है, लेकिन फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अपन ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है, तो भाई एक बार घूमा, ठीक, आप इंड्योरेंस स्ट्रेंथ के ऊपर है, आप सिग्मा 1 पे हैं। ठीक है, एक बार घूमा, आप देख रहे हो आपके सामने है, कुछ नहीं हुआ, आपको लगेगा सब बढ़िया है, सब चंगा सी है ना। दूसरा रोटेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ। तीसरा रोटेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ। मान लीजिए ये N1 आपका 100 है, ठीक है, 90 रोटेशंस हो गए, कुछ नहीं हुआ, आपको लग रहा है कि सब बढ़िया चल रहा है। 91 हुआ, 92 हुआ, सब बढ़िया, 93, 94, 95, 96, आप चाय पी रहे हो बगल में, 98, 99, और जैसे ही 100 हुआ वैसे ही मामला खराब हो गया, वैसे ही एकदम से ब्रेक हो गया, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी इंडिकेशन के। तो अब आप इस बात को समझ सकते हैं, कि भैया ये कितना डेंजरस है। ठीक है, मान लीजिए कोई शाफ्ट, कोई टरबाइन रोटेट कर रही है, घूम रही है, और आपका एकदम से रोटेट करते करते वो ब्रेक कर गई, तो सोचिए कितना हजार्डस हो सकता है, कितना प्रोन टू एक्सीडेंट हो सकता है, एंड व्हाट नॉट। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे जो फेलियर होता है, एक इंफॉर्मेशन हमको और मिली, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन हमको और मिली कि भैया जो फेलियर का नेचर होता है, फेलियर ड्यू टू फटीग इज विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना किसी इंडिकेशन के हमारा फटीग फेलियर हो जाता है। ठीक है, फटीग फेलियर हो जाता है। ठीक है, विदाउट एनी इंडिकेशन। और याद रखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर मान लीजिए आपको कोई कंपोनेंट बनाना है, तो आप कौन सा मटेरियल चुनोगे? ब्रॉडली एक बात पूछ रहा हूं कि ब्रिटल मटेरियल या डक्टाइल मटेरियल। तो नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं सर डक्टाइल मटेरियल का यूज करना, जहां पे कोई एप्लीकेशन वाइज कंपल्शन ना हो। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल का यूज प्रेफरेबल इसलिए होता है क्योंकि डक्टाइल मटेरियल टूटने से पहले यील्ड करता है, मतलब हमें इंडिकेशन देता है।
ठीक है। अब जब डक्टाइल मटेरियल बेटा हमको इंडिकेशन दे दिया तो एक्सीडेंट के चांसेस कम है। जैसे ही उसमें यील्डिंग शुरू हुई तो वी कैन टेक काउंटर मेजर्स, हम काउंटर मेजर ले सकते हैं, सतर्क हो सकते हैं, सावधान हो सकते हैं, ठीक है। यहां पे जब फटीग फेलियर होता है तो विदाउट एनी इंडिकेशन होता है, याद रखिएगा, इवन फॉर डक्टाइल मटेरियल। मतलब डक्टाइल मटेरियल की जो सबसे बड़ी खूबी है, उसकी सबसे बड़ी ताकत है, उसकी सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो भी फटीग लोड हमसे छीन लेता है, ठीक है। तो ये बात भी इस बात पे थोड़ा सा और एडिशन करती है कि फटीग लोड्स आर द डेंजरस वन, मतलब बहुत डेंजरस लोड्स होते हैं, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आती है। तो विदाउट एनी इंडिकेशन हमारा फटीग फेलियर होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आप इंड्योरेंस स्ट्रेंथ से थोड़ा ही ऊपर है, यहां पे है कहीं, और आपका जो स्ट्रेस है, मान लीजिए वो आपका सिग्मा 2 आ रहा, तो थोड़ी और साइकिल चलेगा और जाकर के ये N2 पे फेल होगा। तो सर ऐसा कैसे होता है कि जो फेलियर होता है ये पता ही नहीं चलता? तो ये फेलियर होता है बेटा क्रैक प्रोपगेशन से, ठीक है। एक क्रैक कहीं बनता है विद इन द सरफेस। अब विद इन द सरफेस बना तो दिखेगा नहीं, ठीक है। और जैसे जैसे साइकिल आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये क्रैक प्रोपगेट करता है, ये फैलता है, और जब ये सरफेस पे आ जाता है तब तक बहुत देर हो जाती है, राइट। अरे अंदर कहीं क्रैक बना हो, सरफेस पे आ गया तो मामला खत्म हो गया ना भाई, ठीक है, ठीक है। तो ये जो फटीग लोड होते हैं ये काफी एक्सीडेंट प्रोन होते हैं। और अब यहां से आपको इंड्योरेंस स्ट्रेंथ भी समझ में आएगी, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इंड्योरेंस स्ट्रेंथ पे हूं, अगर मैं इंड्योरेंस स्ट्रेंथ के नीचे कोई स्ट्रेस वैल्यू यूज करूं, मान लीजिए सिग्मा 3 यूज करूं, तो आप देखेंगे कि ये जो है ये कहीं पर भी जाकर के इस कर्व को काट नहीं रहा। तो कहां काट रहा है? इन्फिनिटी। तो कहां काट रहा है? इंफिनिटी पे काट रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अपन क्या कहते हैं कि अगर हमारी अल्टरनेटिंग स्ट्रेस, अगर हमारी अल्टरनेटिंग जो स्ट्रेस है, अगर वो अल्टरनेटिंग फ्लक्चुएटिंग फटीग स्ट्रेस, ऑल आर द सेम थिंग, ठीक है, एक ही बात है। मैं बार बार अलग अलग वर्ड इसलिए यूज करता हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए, ठीक है। सो हमारा जो स्ट्रेस आया, अगर वो एंड्योरेंस स्ट्रेस से कम है तो बेटा कहीं पर भी जाकर के ये नहीं आ रही है, मतलब ये इनफाइनाइट साइकिल को अप्रोच कर रहा है, तो कुल मिलाकर के फटीग फेलियर नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी पे फटीग स्ट्रेस लग रही है, अल्टरनेटिंग स्ट्रेस लग रही है, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस लग रही है, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस लग रही है, तो वो इनफाइनाइट साइकिल को अप्रोच करता है, मतलब उसका फटीग फेलियर ड्यू टू द फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। इसीलिए हम देखो इसको कैसे डिफाइन किए कि अगर अपन स्ट्रेस वैल्यू, इस स्ट्रेस वैल्यू के ऊपर है तो कंपोनेंट में फेल इन फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल। मतलब देखिए, जैसा आपको इस कर्व में नजर आ रहा है, अगर हम इंड्योरेंस स्ट्रेंथ के ऊपर है, अगर हम इंड्योरेंस स्ट्रेंथ के ऊपर है तो हमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल्स मिल रही है, एक फाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल में हमारा फेलियर हो जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो स्टील के लिए कई बार ये भी पूछ लेता है, स्टील के लिए ये जो है, ये जो मार्क होता है, ये होता है 10⁶ साइकिल्स, ठीक है। क्या होता है? 10⁶ साइकिल। तो स्टील के लिए जो कर्व है वो 10⁶ साइकिल पे जाकर के ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरफ बढ़ता है। गेटिंग माय पॉइंट? गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ठीक है, ठीक है। कई बार ये बात पूछ लेता है, ठीक है। सो 10 मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर 10⁶ साइकिल से ज्यादा हमारे नंबर ऑफ साइकिल्स अटेन हो गए फॉर अ कंपोनेंट ऑफ स्टील जो कि फ्लक्चुएटिंग लोड पे सब्जेक्टेड है, तो आप एक तरीके से कह सकते हो कि उसका फटीग फेलियर नहीं हुआ है, उसका फटीग फेलियर नहीं हुआ है। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आती है। और देखो, मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके बताया है, एक्चुअली ये थोड़ा सा कर्व होता है तो अपन लॉग ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुल मिलाकर के अपने सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो कंटेंट है उसमें आपको ये मेन बातों का ख्याल रखना है, ये मेन बातों का ख्याल रखना है। तो ये जो फटीग लोडिंग होती है, इसकी वजह से एक बात हमको और समझ में आई है कि सर बिना इंडिकेशन के ये फेलियर हो जाता है, ठीक है, ठीक है। तो अब बिना इंडिकेशन के ये फेलियर होता है, बिना इंडिकेशन के अगर ये फेलियर होता है तो क्या हम इसे होने देंगे? क्या हम चाहेंगे कि कोई कंपोनेंट हमारा फटीग में फेल हो जाए? तो डेफिनेटली आप कहोगे कि सर ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि
फटीग फेलियर से हमारे ह्यूमन लाइफ पे भी खतरा है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जाहिर सी बात है हम फटीग फेलियर तो बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे। तो इस वजह से अपन क्या चाहते हैं, कि हम फटीग लाइफ को बढ़ाएं। ठीक है, हम किसी मटेरियल की फटीग लाइफ को इंप्रूव करें। सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग द फटीग लाइफ? क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे फटीग लाइफ बढ़ जाए? ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं आपको बात करूं कि फटीग लाइफ बढ़ाने का तरीका क्या है, तो आपने एक बहुत कॉमन सी बात अपनी लाइफ में देखी होगी। आप जिस भी शहर में रहते होंगे वहां पे आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, थोड़ा जाएंगे इधर उधर, तो आप देखेंगे कि जो लोग लोहे का काम करते हैं, मेटल्स का काम करते हैं, बहुत आसानी से हमको राह चलते देखने मिलते हैं। वो कई बार आप देखते होंगे कि लोहे को लेकर के ऐसा पीट रहे होते हैं हथौड़े से, है ना? देखा है कि नहीं देखा कि लोहा पकड़े और ऐसा हथौड़े से उसकी पिटाई कर रहे हैं। ठीक है, उसकी पिटाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये नहीं देखा है तो मूवी देखने का शौक रखते होंगे तो आपने कभी अगर मिडिवल टाइम्स की मूवी देखी होगी। मिडिवल टाइम्स मतलब जैसे बाहुबली है। ठीक है, जैसे एक बड़ी अच्छी साउथ की मूवी है मगधीरा, पता ये देखी कि नहीं देखी, बड़ी अच्छी मूवी लगती है मुझे। ठीक है, तो कभी भी ऐसी मूवी जिसमें ये स्वॉर्ड फाइट वगैरह है, तलवार की लड़ाइयां वगैरह है, तो वहां पे आप एक सीन देखते हो जैसे वॉर की प्रिपरेशन शुरू होती है, तो वॉर की प्रिपरेशन में ले तेरी तलवार को ऐसा पीठे रहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ना, ये सीन बहुत देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं? मजा आ रही है क्या भाई? पीट रहे हैं और कितना उसका डिफॉर्मेशन होगा? डिफॉर्मेशन तो होता नहीं है। ठीक है, डिफॉर्मेशन तो एक लिमिट के बाद होता नहीं है, तो क्यों पिटाई कर रहे हैं? तो बेसिकली हम उसकी फटीग लाइफ को इंप्रूव कर रहे हैं। अब सोचो भैया, सोचो कि अपने जो है बाहुबली जाकर के तलवार लेकर के लड़ रहे हैं, कभी किसी से लड़ रहे हैं, कभी किसी से लड़ रहे हैं, मतलब क्या है, कैसा लोड आ रहा है? फटीग लोड आ रहा है, बार बार चेंज कर रहा है। ठीक है, लोड बार बार चेंज कर रहा है, हाईली अल्टरनेटिंग स्ट्रेसेस आ रही है। ठीक है, ठीक है, तो अब इतनी ज्यादा अल्टरनेटिंग स्ट्रेस आ रही है, इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है स्ट्रेस, और लड़ाई के बीच में कहीं फटीग फेलियर हो गया विदाउट एनी इंडिकेशन, तलवार टूट गया, जैसे मूवी में बार बार कटप्पा का टूट जाता था। ठीक है, तो बहुत दिक्कत है ना। ठीक है, मतलब लड़ रहे तलवार टूट गया। ठीक है, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो अच्छी तलवारें होती थी, अच्छी तलवारें जो राजा वाजा की होती थी, उनको बहुत समय तक इस तरीके से पिटाई किया जाता था कि कहीं उसका फटीग फेलियर ना हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो किसी बॉडी को, किसी कंपोनेंट की जब आप पिटाई करते हैं, उसके ऊपर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इंड्यूस करते हैं, तो उससे उसकी फटीग लाइफ में इंप्रूवमेंट होता है। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस, जैसे अगर मैं कुछ प्रोसेसेस की बात करूं तो जैसे हमारा रोलिंग प्रोसेस होता है, रोलिंग प्रोसेस, अब इन प्रोसेस की डेप्थ में नहीं जाना, अब इसमें पीएचडी नहीं करनी है अपने को। ठीक है, देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना अपने को बड़ा कन्वर्जिंग करके पढ़ना होता है, कंटेंट बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं कि सर अपन तो यार इस पर रिसर्च कर डालेंगे कि कैसा ऐसा कैसा होता है, पीछे क्या फिनोमिना है। ठीक है, तो पीछे स्ट्रेन हार्डनिंग का फिनोमिना होता है। अब स्ट्रेन हार्डनिंग में चले गए तो पता चल रहा है उसमें ग्रेन में चले जा रहे हैं कि ग्रेन का कैसा डिफॉर्म है। इतना रिसर्च करने की जरूरत नहीं। अपना टारगेट क्या है कि भैया एक क्वेश्चन आएगा, उसका 4 ऑप्शन होगा, उसका सही ऑप्शन टिक मारना है। ठीक है, तो उसके जुगाड़ में समझिए। अब ये प्रोसेस में ज्यादा कुछ है नहीं। रोलिंग प्रोसेस क्या होता है, 2 रोलर्स लगे होते हैं, उनके बीच में कोई शीट को पास कर देते हैं, शीट की थिकनेस कम हो जाती है, मतलब कंप्रेशन आ रहा है। ठीक है, कंप्रेशन आ रहा है तो फटीग लाइफ इंप्रूव हो रही है। फोर्जिंग, ठीक है, ऐसा ही होता है। हैमरिंग, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है। बर्निशिंग, एक्सट्रूजन, ठीक है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा एक और लिखूंगा बस, जिसका नाम है शॉर्ट पीलिंग। सर आपने पेन का कलर क्यों चेंज किया? तो मैंने पेन का कलर इसलिए चेंज किया कि आप इस बात को याद रखें कि अगर मान लीजिए कभी भी हमें पूछा जाए कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इंप्रूविंग द फटीग लाइफ, और आपको ये चारों ऑप्शन दिए हो, आपको ये चारों ऑप्शन दिए हो, तो आप इस पे टिक करोगे। क्यों इस पे टिक करोगे? क्यों इस पे टिक करोगे? क्योंकि देखो फटीग लाइफ तो सब में इंप्रूव हो रही है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये हमारा डेडिकेटेड प्रोसेस है टू इंप्रूव द फटीग लाइफ। सर इस बात के क्या मायने हैं? देखो, जो हम रोलिंग प्रोसेस करते हैं तो रोलिंग का प्राइम पर्पस ये नहीं होता कि अपन फटीग लाइफ बढ़ाए। प्राइम पर्पस क्या है कि अपन शीट की थिकनेस को कम करें। फोर्जिंग का प्राइम पर्पस क्या होता है?
कि हम शेप को चेंज करें, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री में फटीग लाइफ इंप्रूव हो जाती है, मतलब करने कुछ और गए थे लेकिन साथ में ये भी मिल गया। जैसे मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में गए हैं और आपने रोटी और दाल ऑर्डर की, तो साथ में उसने प्याज और गाजर काट के दे दिए, लेकिन आप उस रेस्टोरेंट में प्याज और गाजर खाने नहीं गए थे। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। आप गए तो रोटी सब्जी खाने, प्याज और गाजर जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री मिल गया, अच्छी बात है, खा लिया। वही हाल यहां पे है। अगर आप रोलिंग कर रहे हो तो प्राइम पर्पस कुछ और है, फटीग लाइफ कॉम्प्लीमेंट्री आ रही है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स हैं, ठीक है। लेकिन शॉर्ट पीनिंग मतलब क्या है कि यहां पे आपको शेप नहीं चेंज करने की इंटेंशन है, आप शेप वगैरह नहीं चेंज कर रहे हो, आपका कोई और पर्पस नहीं है। आपका पर्पस डेडिकेटेडली ये है कि आप फटीग लाइफ को बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। तो इसीलिए जब चारों ऑप्शन हो तो हमें ये टिक करना होता है। तो इसमें कई लोग बोलता है कि सर अगर लेकिन हमने ऊपर टिक कर दिया तो फटीग लाइफ तो उसमें भी इंप्रूव होती है, तो वो गलत कैसे हुआ बेटा? MCQ क्वेश्चन, उसका मतलब समझिए, जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको एग्जैक्ट आंसर देना हो, आपको चूज करना होता है आउट ऑफ द ऑप्शंस गिवन कि उसमें मोस्ट करेक्ट क्या है, उन गिवन ऑप्शंस में सबसे सही ऑप्शन कौन सा है, आपको वो टिक करना होता है। तो जब चारों ऑप्शन है तो सबसे सही कौन सा है? शॉर्ट पीनिंग, ठीक है। शॉर्ट पीनिंग का क्या मतलब है कि आप गाजर और मूली खाने ही गए हो, आप रोटी दाल खाने नहीं गए हो। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो शॉर्ट पीनिंग एक डेडिकेटेड प्रोसेस है फटीग लाइफ को इंप्रूव करने का, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हो गई फटीग के बारे में, और कुछ पूछ सकता है? एक अच्छी चीज और बता देता हूं फिर, है ना। तो सर ये एसएम कर्व जो बना ये कैसे बना, ठीक है, ये बनने के प्रोसेस पे तो नहीं जाएंगे, बस इसको ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारा कंप्लीटली रिवर्स साइकिल के लिए बनता है, कंप्लीटली रिवर्स साइकिल के लिए बनता है। तो कंप्लीटली रिवर्स साइकिल के लिए बनता है तो इसके मायने क्या है कि हमारा अगर मैक्सिमम स्ट्रेस सिग्मा आ रहा है तो मिनिमम स्ट्रेस माइनस सिग्मा आना चाहिए, मिनिमम स्ट्रेस माइनस सिग्मा आना चाहिए, ठीक है। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस जो है वो मैग्नीट्यूड में अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है, ठीक है। और कुछ बता दूं? चलो, अब ये जो स्टील है इसके लिए तो जाता है 10⁶ साइकिल, ठीक है। अब अगर कोई नॉन फेरस मेटल है, नॉन फेरस मामला है, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम वगैरह है, नॉन फेरस मेटल है, तो इसके लिए ये साइकिल 10⁸ साइकिल के ऊपर अगर चली जाती है तो हम इसको बोलते हैं, तो स्टील के लिए क्या है 10⁶ साइकिल, बट नॉन फेरस मेटल्स या एलॉयज के लिए ये लगभग 10⁸ साइकिल्स के लिए होती है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो ये 10⁶ साइकिल तो बहुत बार दिखेगा, लेकिन 10⁸ साइकिल हार्डली किसी एग्जाम्स में पूछा गया है। लेकिन अगर आपके ईयर में पूछ लिया जाए तो आई होप आप डेफिनेटली आंसर कर सकते हैं, आप डेफिनेटली आंसर कर सकते हैं। चलिए आइए लोड की लिस्ट पे चलते हैं। सो बेसिकली सिविल कंटेंट में हमें इसकी भी जितनी बात करनी थी हमारी हो गई, ठीक है। सो अब नेक्स्ट सेशन में, आज के सेशन में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम एक्सियल लोड की एनालिसिस करेंगे। और बेसिकली जब हम एक्सियल लोड्स की एनालिसिस करते हैं तो यहीं पे हमारा चैप्टर एक्सप्लोर हो जाता है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो नेक्स्ट सेशन में माय डियर हम लोग सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में एक कन्वेंशनल वे में एंटर करेंगे, हुक्स लॉ को और एक्सप्लोर करेंगे। हुक्स लॉ अभी भी हमने पहले थोड़ा लगाया था, अब नेक्स्ट सेशन में उसको थोड़ा सा और वाइडली लगाएंगे। पहले एक डायरेक्शन में लोड लेकर के देखेंगे, फिर 3 डायरेक्शन में लेके देखेंगे, 2 डायरेक्शन में लेके देखेंगे, फिर आगे हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। सो डू नॉट मिस द नेक्स्ट सेशन बेटा, बिल्कुल मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा, ठीक है। सो विद दिस थैंक यू गाइस वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।